आज के क्लास में हम लोग 8वीं बोर्ड जो 10 मई को होना है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए 10 मई को 8वीं बोर्ड की परीक्षा होनी है। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 प्रश्न होंगे। तो वहाँ किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके लिए जैक के वेबसाइट पर पहले ही प्रत्येक सेट का यानी कि हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल सेट को जारी किया गया था। ये इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग गणित विषय का जो मॉडल पेपर है उसमें 41 नंबर से प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन रहेगा। इन सभी प्रश्न को कैसे हल करना है यही आप इस वीडियो में आज देखेंगे और इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये जो परीक्षा होनी है ये OMR शीट पर आधारित है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा उसको रंगना है। वीडियो के अंत में आप बने रहिएगा, वहाँ आपको OMR शीट का नमूना भी दिखाएंगे कि किस प्रकार का आपको OMR शीट दिया जाएगा, कैसे उसको भरना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं पहला सवाल इसका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल है इंदिरा स्टडी सेंटर। हमारे इस चैनल इंदिरा स्टडी सेंटर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे क्लास में जो 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको ऑनलाइन क्लास मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और आगे की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका पहला सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए आपको वहाँ जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ शुरू मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं हम लोग, कह रहे कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो इसी के समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो जो परिमेय संख्या के समतुल्य होगा यह इसका गुणज होगा। गुणज का मतलब कि इसी के पहाड़ा में होगा। तो देखेंगे कि 1 के गुणज में कौन कौन सा है। तो 1 का गुणज 2, यानी 1 से हुआ 2 यानी दुगुना हुआ, तो 2 से कितना हो जाएगा 4। देखिए 1 से कितना हुआ 2, तो 2 से हो जाएगा 4। तो ये तो सही बैठ रहा है, ये हो सकता है। 1 तिया 3, तो 2 तिया होना चाहिए 6, तो ये नहीं होगा। और 1 पच्चे 5 हो गया, तो 2 पच्चे होना चाहिए 10, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 1 इकाई 1, तो 2 इकाई 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इस सारे ऑप्शन में से यदि आप देखें ध्यान से तो ऑप्शन नंबर केवल 2 आपका है, 2 आपका सही होना चाहिए, 2/4। तो समतुल्य जब भी होगा तो उसके बराबर होगा, नहीं उसी के गुणज में होगा। या तो फिर आप प्रत्येक को काट के देखिए, जैसे 2/4 को काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो ये 1/2 के समतुल्य हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ऐसा सवाल आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ 2 चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, एक होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो जो यहाँ लिखा हुआ है योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम में हमेशा चिन्ह को बदलना होता है, यानी यदि माइनस लगा हुआ है तो प्लस कर देंगे और प्लस लगा है तो माइनस कर देंगे। यहीं यदि लिखा रहेगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, यदि लिखा रहता गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं कि अंश और हर को अपोजिट करते हैं। जैसे कि A/B है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा B/A हो जाएगा, ठीक है, A/B का B/A। और योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, -A है तो +A हो जाएगा, यही इसमें ध्यान रखना है। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर को एक दूसरे का उल्टा कर देते हैं, यानी अपोजिट कर देते हैं। तो -9 का योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ चिन्ह बदलना है, तो -9 से क्या हो जाएगा +9, तो +9 किस ऑप्शन में है 3 में। फिर कह रहा है 4.5 का वर्ग होगा, तो वर्ग करना है, तो 45 का वर्ग। आपको 1 से लेकर 100 तक का वर्ग को मौखिक ही याद रखना चाहिए, तो इसमें आसानी हो जाता है। ऐसे 45 का वर्ग करिएगा तो 20-25 होगा, और चूँकि पॉइंट है यहाँ 1 अंक के बाद तो वर्ग में 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाता है। देखिए यहाँ 4.5 है, तो ऐसे पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, केवल 45 रखे, तो 45 का वर्ग होता है कितना 20-25। तो 20-25 किस में दिख रहा है, 3 ऑप्शन है जिसमें 20-25 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पॉइंट की बात है, पॉइंट के बाद वहाँ 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ वर्ग में 2 अंक होना चाहिए। तो 20.25 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 8100 का मान क्या होगा यदि रूट के अंदर में है, तो यानी √8100। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है और 00 है तो 1 0 आएगा, नहीं कि 90 होना चाहिए। तो 90 किस ऑप्शन में, 90 आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ये सीधे वर्गमूल आपको निकालना है। इसी तरह से ये तो आसान क्वेश्चन दिया है 8100, लेकिन आपको कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए बहुत ही तरीके आपके पास हैं।
वर्गमूल निकालेंगे और ऑप्शन में से चुन लेंगे। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? देखिए 45 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन वही संख्या होती है जो उसके 3 के ग्रुप में, यानी कि गुणनखंड जो होगा 3 के ग्रुप में होते हैं। और दूसरा है कि उसका पूरा घनमूल निकल सके। तो 100 तो वर्ग संख्या है, 8100 भी वर्ग संख्या है, और 3001 का घनमूल नहीं निकलेगा, इसलिए घनमूल निकलने का चांस केवल किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में। इसका घनमूल होगा 10, तो इसलिए पूर्ण घन संख्या कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, कौन सा आंसर होगा? यानी 2, 1000। 27000 का घनमूल क्या होगा? देखिए 1000 का घनमूल 10 होता नहीं, 10 का घन 1000, 1000 का घनमूल 10। तो जो लिखा हुआ है यहाँ आप देखिए 27000 का घनमूल पूछ रहा है, तो 27 को अलग कर दीजिए और उसके साथ 1000 यानी कि 1000। आप 27 का घनमूल निकालेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 आएगा। 27 का घनमूल कितना? 3, और 1000 का होता है 10, 3 गुने 10, तो 3 गुने 10 कितना हो जाएगा? 30। इस प्रकार 30 आंसर हो जाएगा। तो 30 किस ऑप्शन में है? 30 आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। फिर है 42 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि 1024 इनमें से किसके बराबर है? तो 1024 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? इसके लिए आपको साइड के पेज में ले जाते हैं और बताते हैं कि 1024 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे 1024, और इसको इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे। तो यदि आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 पच्चे 10, 12 दूनी 24, 512 आया। फिर 2 से डिवाइड तो 25 दूनी 50, 2 छक 12। फिर 2 से 2 इकाई 2 और 28 दूनी 56। फिर 2 से डिवाइड तो 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से डिवाइड 32 दूना 64। फिर 2 से डिवाइड 16, 16 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, और 2 से फिर करेंगे तो 2 चौका 8, लास्ट में 2 से एक बार और करेंगे तो 2 दूनी 4। हमको काउंटिंग करना है कि 2 से गुणनखंड, मतलब इसमें टोटल 2 का ही गुणनखंड है, तो 2 कितने बार आ रहा है? तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1024 के लिए 2 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं? तो 10, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा कितना? 2 का पावर 10। तो 2 का पावर 10 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में, 2 का पावर 10। अब देखिए ऐसा ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो खुद से बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब 48 नंबर सवाल, इसमें है 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2 किसके बराबर है? इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये मिस्टेक क्या आपको हम बता देते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2, एक्चुअली ये होना चाहिए था भाग, बीच में क्या होना चाहिए था? भागा होना चाहिए था, यानी 7 का पावर 5, भाग का चिन्ह 7 का पावर 2। तो ये घातांक के नियम पर काम करता है। तो घातांक के नियम के अनुसार जब विभाजित होता है बेस समान हो, जैसे कि बताया था आपको a का पावर m फिर भागा a का पावर n, जब ऐसा हो तो आपको हम बताए थे कि a का पावर होता है m माइनस n। तो यहाँ भी वही कंडीशन बन रहा है, 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 किस ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, 7 का पावर 5 माइनस 2। यानी जब भाग में होती है तो उसका पावर क्या होता है? यानी घात उसका घट जाता है। वही यदि गुना में रहता तो उसका घात को जोड़ दिया जाता। जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जांपल आपको बताते हैं। मान ले कि 2 का पावर 3 रहता गुने 2 का पावर 5 रहता और गुने 2 का पावर 7 रहता, तो फाइनल आंसर आ जाता 2 का पावर, इसके घात को जोड़ देते हैं तो घात में कितना है? 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो आंसर हो जाता 2 का पावर 15। तो जब गुना में रहे, नीचे बेस समान हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब बेस समान हो तो घात क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये नियम भी याद रखिएगा। और जब बेस समान हो और गुना में हो तो उसका घात माइनस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए। घात के बहुत सारे नियम हैं। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 का पावर 0 का मान क्या होगा? तो किसी का भी पावर 0 लगा दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पावर का भी पावर दिया रहेगा, जैसे 2 का पावर 3 है
अब फिर इसका भी पावर लगा देगा 2। अब पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो घात आपस में गुणनफल हो जाता है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, नहीं 3 दूनी कितना 6। घात का भी घात दिया हो तो दोनों घात क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। ये भी नियम आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। इसमें बोल रहा है कि संख्यात्मक गुणांक, इसका मतलब हुआ कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को छोड़ करके बाकी सभी उसके क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। और चर का गुणांक कहता तो चर में जिस चर का पूछता तो उसको छोड़ करके बाकी सभी उसके गुणांक कहलाते हैं। जैसे संख्यात्मक गुणांक, तो इसमें संख्या है क्या, संख्या है 2 आपका। ध्यान से यदि आप देखिएगा तो संख्या क्या है, 2 है। तो 2 को यदि आप हटा देते हैं तो बचता क्या है, माइनस और फिर साथ में x y। तो संख्यात्मक गुणांक आपका -2 है। चूँकि माइनस है इसके साथ में 2 को आप अलग करेंगे तो संख्यात्मक गुणांक में क्या आ जाएगा, -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। -2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। और चर गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चर गुणांक हो जाएगा आपका x y, है ना, केवल चर का यदि पूछेगा तो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक से भी सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को, तो बीजीय व्यंजक जो चैप्टर होगा आप उसको ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। करें कि द्विपदी का मतलब होता है कि 2 पद। तो जो भी बीजीय व्यंजक 2 पद का होगा तो उसके बीच में ज़रूर ही प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होगा। उसी प्लस और माइनस के चिन्ह के आधार पर पद की गिनती होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यदि हमने लिखा यहाँ x और जस्ट बगल में लिख दिया y, दोनों एक साथ गुना हो गया, तो गुना के चिन्ह के साथ दोनों पद एक साथ मिल गया तो ये कहलाएगा एक पद। लेकिन इसी x y को ऐसे लिखते हैं, x और y और बीच में लगा देते हैं माइनस, तो ये अलग पद कहलाएगा, ये एक पद ये दूसरा पद। तो बीच 2 जो चर हैं प्लस और माइनस से अलग हुए होते हैं, तो वही दोनों पद को आप 1 पद 2 पद 3 पद में गिन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको दे देते हैं एगो 2 और x फिर प्लस 4y माइनस 3z। यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक जगह हुआ है आपका यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो ये दोनों चिन्ह के आधार पर आप टोटल 3 पद छाट सकते हैं। देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, इसको कहते हैं त्रिपद बीजीय व्यंजक। तो आपको पूछ रहा है कि द्विपद वाला कौन सा है, तो आपको देखना है कि द्विपद जब भी होगा तो एक ही चिन्ह का प्रयोग होगा, या तो माइनस का या तो प्लस का। तो वैसा देख लीजिए कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो x² - 1, तो सबसे पहले ही ऑप्शन में मिल गया आपको कि माइनस का प्रयोग हो। बाकी सभी क्या है, ये सभी एक पद ही, ये भी एक पद, ये भी एक पद, यह भी एक पद, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक पद द्विपद और त्रिपद को छाट सकते हैं। कभी कभी द्विघात पूछ देता है, तो द्विघात मतलब कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। जो भी चर दिया रहेगा उसका अधिकतम घात 2 होगा तो उसको कहते हैं द्विघात। जब चर का अधिकतम घात 1 होता है, यानी कि चुपचाप केवल x लिख दिए तो इसका घात कुछ नहीं लिखें, इसका मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ऐसे 2x + 1 ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। लेकिन यही यदि 2x के साथ स्क्वायर भी लगा देंगे और प्लस कुछ भी लगा देंगे इधर, तो ये क्या हो गया, पावर 2 जब दिख रहा है अधिकतम, इसलिए द्विघात हो गया। इसी तरह यदि x में पावर 3 लगा देंगे तो इससे बनने वाला जो व्यंजक होगा वो हो जाएगा त्रिघात। ये सब आपको आगे के क्लास में भी देखने को मिलेगा। चलिए आप बग्रम कर रहे हैं 51 में देखिए, 5x² के समान पद हैं। आपको बताना है कि 5x² के समान पद कौन सा है। समान पद हम लोग चर के आधार पर छाटते हैं, ठीक है। तो अंक में आपका 5 दिया, 5 पर हमको नहीं जाना, हमको जाना है केवल x²। तो x² जिसमें भी दिखेगा तो वही इसका क्या होगा, समान पद। तो यहाँ दिख रहा है कि x + y है, ये तो द्विपद के रूप में ये नहीं होगा। यहाँ भी x और माइनस क्या है, y के रूप में है, यहाँ केवल x है, स्क्वायर नहीं लगा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, -7x²। तो हमें संख्या पर नहीं जाना है, हमको जाना है जो चर दिया है उसके घात पर। तो देखिए इसका घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये सही जवाब हो जाएगा 2। तो इसका आंसर यही होगा कि ऑप्शन नंबर 2, -7x², 5x² के समान पद हैं। फिर 52 में है, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड 2 प्रकार से आपको पूछेगा, कभी कभी पूछेगा सार्व गुणनखंड और कभी पूछेगा केवल गुणनखंड। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जैसे आपको दिया है इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि 3x और प्लस में क्या है, 9 है। तो इसका गुणनखंड पूछा है, उत्तर जवाब आपको अभी हम दे देंगे। लेकिन इसी में यदि सार्व गुणनखंड पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, जो भी पद दिया रहेगा उसमें से आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कॉमन इसमें क्या हो सकता है,
तो एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है, ये दोनों पद में आपको कॉमन ढूंढना है। तो कौन ऐसा अंक है जिसमें 3 भी आएगा और 9 भी आएगा? ध्यान से देखिएगा तो 3 का पहाड़ा में दोनों आ सकता है, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, तो 3 कॉमन हो सकता है। चर में भी देखना है कि x यहाँ है तो दूसरे पद में भी x है क्या? देखिए यहाँ पर x है लेकिन दूसरे पद में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं हो सकता, तो केवल 3 ही है जो कि कॉमन है, तो 3 को हम लोग बाहर कर देंगे और इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो 3 तो बाहर हो गया। अब 3x 3 इकाई 3 एक बार में आएगा और x तो अंदर बचा हुआ है, x रहेगा, प्लस 9 कितने बार में आता है? 3 से पढ़ेंगे तो 9 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, तो 3 और इंटू एक्स प्लस 3, तो यही इसका गुणनखंड हुआ। 3 इंटू एक्स प्लस 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सार गुणनखंड क्या है, तो सार गुणनखंड यही जो लास्ट कॉमन आपको दिख रहा है ना, यही होता है सार गुणनखंड। कॉमन में कितना आया था? 3 आया था, जो भी कॉमन बाहर आया वही इसका सार गुणनखंड कहलाता है। और यदि पूरा गुणनखंड पूछेगा ये दोनों ही उसका आंसर होता है। किसी भी प्रश्न में इसे आप बना सकते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब चलिए 53 नंबर सवाल। 53 में देखिए करा a प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी का सार्व गुणनखंड है। देखिए अभी आपको हम बताए थे और क्वेश्चन वैसा आ गया, तो इसमें आपको सार्व गुणनखंड ढूंढना है। सार्व गुणनखंड तरीका बताया था कि कॉमन निकालना होता है, तो तीनों पद में आपको देखना है कि क्या कॉमन है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? a प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी। अब इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे, तो देखेंगे तीनों में कौन सा पद है, तो देखेंगे यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ भी a दिख रहा है और यहाँ भी a दिख रहा है। यहाँ 2 में c है लेकिन पहला में c नहीं है, यानी कि कॉमन जो हो सकता है केवल a हो सकता है। तो जो कॉमन हुआ वही इसका क्या होता है? सार्व गुणनखंड होता है। इसका आंसर भी a होगा। a किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? a है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, यही इसका सही जवाब होगा। और यदि इसी में पूछ देता कि गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड के लिए फिर a को कॉमन हम लोग किए थे, इसके अलावा क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है 1 प्लस a को निकालनी है तो क्या बचा है? बीच में c प्लस a का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब कि दो बार था, तो एक बार a बच जाएगा और c को हमने नहीं निकाला, c भी बचेगा। तो ये पूरा गुणनखंड पूछेगा तो ये हो जाएगा, और केवल सार्व गुणनखंड पूछा तो a होगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में है कि x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। ये क्वेश्चन है आपका, इसका हल क्या होगा, यानी कि x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। x बटे कितना है? 3। अब प्लस जो 1 है इसको आप जोड़ सकते हैं, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, इधर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/3 प्लस 1 है ना, तो 1/1 लिख सकते हैं बराबर 7/15। अब भिन्न का जोड़ करिए तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस कितना होगा? 3 बराबर 7/15। फिर यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 15 गुना होगा x से, तो 15x प्लस 15 तिया 45 बराबर 7 तिया 21। तो हो जाएगा 15x बराबर प्लस 45 जाएगा दाईं तरफ तो क्या हो जाएगा? -45। तो 21 माइनस 45। अब क्या बचेगा? x बराबर 45 में 21 को घटाएंगे तो 5 में घटाइए तो 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो -24 बटे x के साथ 15 था, इसको दाईं पक्ष ले जाएंगे तो बटे में 15 हो जाएगा, तो -24/15। -24/15 को यदि आप काटेंगे, इसको काट दीजिए तो कितना बार में आ जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 से 3 5 15, यानी कि -8/5। तो -8/5 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर किस में है? 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में कितना है? -8/5। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब 55 नंबर सवाल। 55 में कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, इसमें विभाजन का देखिए 15z - 25, इसको भाग करना है 5 से। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? 15z - 25, इसको भाग करना किससे? 5 से। तो भाग करने का तरीका इसका है, पहले ऊपर में जो है कॉमन कर लेंगे, तो 15 और 25 में क्या कॉमन हो सकता है? तो 5 कॉमन हो सकता है, चूँकि 5 से आपका 15 भी आ जाएगा और 25 भी आ जाएगा।
और जेड यहाँ केवल है इसलिए जेड कॉमन नहीं होगा। तो 5 को हम कॉमन करेंगे तो 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में। साथ में लिखाएगा जेड माइनस 25, 25 5 से कितने बार में आता है, 5 बार में, और बट्टे नीचे कितना है 5। अब ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच गया आपके पास 3z माइनस 5। 3z माइनस 5 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 3z माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3z माइनस 5। अब 56 में है p/7 बराबर 24 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है p/7 बराबर 24। तो इसमें p का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, यदि इस तरह का सवाल हो तो तुरंत ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। p/7 बराबर कितना है 24। किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, और जब दोनों तरफ भिन्न के रूप में हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, नहीं तिरछा गुना कर सकते हैं। तो p को 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, और 24 को 7 से गुना करेंगे तो 24 सत्ते 168। तो p बराबर 168 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 168 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसी सही जवाब हो जाएगा। अब 57 देखिए, 57 में है एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया। अंकित मूल्य होता है जो मूल्य लिखा होता है किसी वस्तु पर, वो उसका अंकित मूल्य कहलाता है। और उसमें 2 चीज़ें होंगी उस मूल्य पर, या तो उसके ऊपर बटा दिया जाएगा, बटा का मतलब छूट, और जब छूट दिया जाएगा नहीं बटा दिया जाएगा तो मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन उसी अंकित मूल्य पर कहीं जीएसटी लगा दिया तो फिर मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका निकालना क्या है सो देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि 80,000 रुपये इसका क्या है अंकित मूल्य, और 20% का जीएसटी लग रहा है। जीएसटी लग रहा है इसका मतलब कि मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बेचने वाला मूल्य यानी कि क्या होगा जीएसटी लगने के बाद। तो 20% जीएसटी लग रहा है, इसका फार्मूला से भी बनता है, और एक डायरेक्ट भी आप 20% निकाल सकते हैं। तो 80,000 का 20% निकालिए आप, 80,000 गुने 20/100, जिसका भी परसेंट निकालना होता है ऐसे निकाल देते हैं। ये 0 और 0 क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया ये 2 0 कैंसिल, तो 8 दूनी 16, और 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, 3 0 यानी 16,000। तो पहले 80,000 था और अभी जीएसटी बढ़कर कितना हो गया 16,000। तो 80 और 16 कितना होता है 96,000। 96,000 जिस ऑप्शन में है वो इसका आंसर हो जाएगा। 96,000 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर 4। इसको एक फार्मूला भी कर सकते हैं, विक्रय मूल्य का फार्मूला है। चलिए फार्मूला भी बता देते हैं कि 96,000 कैसे आएगा। फार्मूला होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है अंकित मूल्य इंटू 100 प्लस जीएसटी %। जीएसटी का जो परसेंट दिया होगा उतना बटे क्या करते हैं 100। अब इसी फार्मूला पर लगाया आ जाता है। अंकित मूल्य कितना है 80,000 इंटू 100 प्लस जीएसटी, जीएसटी है 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना 120/100। अब 2 0 कर दीजिए, अब गुना करिए, 12 8 96, और यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 1 0 यानी कि 3 0, तो 96,000 यहाँ भी आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब आते हैं 58 नंबर। कह रहा 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा। तो 1 दर्जन अंडा का मूल्य कितना है 60 रुपये, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा, तो बस 10 से उसको गुना कर दीजिए, तो 60 दहाई कितना होता है 600, तो 600 इसका हो जाएगा आंसर यानी 3। इसमें आप 59 नंबर सवाल देखिए। दी गई आकृति में कॉन x, देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन x प्लस कॉन y प्लस कॉन z का योग क्या होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो इसका योग क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि पहले दिया हुआ क्या क्या है, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 3 का योग पूछ रहा है आपको x y z का, और एक मान आपका दे दिया कितना, यदि आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये मान आपका दे दिया है 40 डिग्री। तो पता है आपको कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो अंतः कोण होते हैं उसका होता है 360। तो एक तो दे दिया है, तो बाकी का तीनों कोनों का योग 360 में से 40 घटाने से आएगा। 360 में 40 को घटा दीजिए, 360 में माइनस कितना करना है 40, तो कितना बच जाएगा 320, इसलिए 320 होगा। इन तीनों का योग क्या होना चाहिए 320। 320 किस ऑप्शन में दिया आपका 320 है ऑप्शन नंबर 4। अब 60 नंबर सवाल में है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, वो भी घन का पूछ रहा था, होता है 6a², 6a², जिस ऑप्शन में होगा, तो अंत में दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। हालांकि यहाँ ऑप्शन स्पष्ट नहीं है, लेकिन वही इसका होना है 6a²।